कला प्लेट से जुड़े अधिकार हैं, है ना? उनके क्या-क्या उनके लिए हमारी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? क्योंकि बच्चे को पढ़ाना एक कला है और पढ़ाने के लिए उचित माहौल बनाना, बच्चे को अच्छे से समझना, ये एक ज़िम्मेदारी है। हेलो दामिनी, कैसे हैं आप लोग? तो चाइल्ड राइट्स की जब भी हम बात करते हैं, तो उसमें हमेशा बच्चों के लिए हमें कोशिश करना है कि हालाँकि सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए। कल भी मैंने आपको जो प्रश्न दिए थे, उस प्रश्न में बहुत सारे नए-नए टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था और मैंने बोला था कि कोई भी फुल फॉर्म देखना हो तो आप गूगल में सर्च कर लेना या एक बार चेक ज़रूर कर लेना, डाउट हो तो मेरे से भी पूछ लेना। लेकिन क्वेश्चन में जान के मैंने कुछ अ, ऐसे फैक्ट्स यूज़ किए थे जो कि और आपके लिए नया हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं बच्चों के हित में, बच्चों के लिए, लेकिन कई बार वो ना फिजिबल नहीं हो पाती है। फिजिबल इन द सेंस कि वो जब हम बच्चों के को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, है ना? तो कहीं न कहीं हम बच्चे को अच्छे से समझें, फिर हम आगे बच्चे को आगे बढ़ा पाएँगे। सर नोट्स भेजना है, टेलीग्राम पर जा नहीं रहा है। नहीं, व्हाट्सएप नंबर तो नहीं मेरा ऐसा कुछ है जो मैं आप लोग को शेयर कर सकता हूँ। टेलीग्राम पर ही भेज सकते हैं आप, सभी लोग भेजते हैं। आप एक बार किसी से पूछ लीजिए कि टेलीग्राम में कैसे जॉइन करते हैं या किसी को पर्सनली कैसे मैसेज करते हैं, एक बार आप किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं। @दीपक हिमांशु मेरा आईडी है। तो सब लोग नोट्स भेजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास में और मॉक टेस्ट में आप अपना नोट्स बनाइए जरूर। मतलब वो तो मैं क्रॉस चेक करने के लिए बस बोलता हूँ कि इस बहाने बनाएं, आप लोग खुद सीरियस स्टूडेंट हैं, नो वरीज। हाँ, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जान के मैंने उसमें शामिल किए थे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे नियम बने। कल आपको याद होगा हमने चर्चा किया था कि कैसे बच्चों के लिए, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात लगातार कई बार हुई थी, कल याद होगा अगर आपको तो। और वहां पर हमने ये भी कहा था कि निःशुल्क अनिवार्य है तो उसको अच्छे से कंफर्ट तरीके से बच्चे को मिले। तो आज हम शुरुआत ही राइट टू एजुकेशन एक्ट से कर रहे हैं। और राइट टू एजुकेशन एक्ट हमारा क्या कहता है? कहता है कि आप सब लोग जानते ही हो, राइट एवरीबॉडी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आपको पता है। So is a Free and Compulsory Education Act 2009 is an act which aims to provide free and compulsory education to all children, है ना, aged 6 to 14 years in India under Article 21A of an Indian Constitution। तो शिक्षा का अधिकार नियम बहुत सुलझा हुआ है, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा अधिनियम है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत आया और इसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक सेकंड रुके, मैं थोड़ा सा हाँ, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में आई। तो इसका कहने का मतलब ये था कि बच्चे को मतलब पढ़ाई बोझ ना लगे, और बच्चे को ही नहीं उनके गार्जियन को भी पढ़ाई बोझ ना लगे, इसकी हम व्यवस्था कर दें। तो इसके लिए थोड़ा डीप में हम जाएंगे, क्योंकि चाइल्ड के राइट्स के अंदर भी वो आती है और इन जनरल भी आपको वो पूछा जा सकता है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट तो बहुत फेमस एक्ट। सो नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड, एक्सपेल्ड नॉर रिक्वायर्ड टू पास द बोर्ड एग्जामिनेशन अंटिल एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंप्लीटेड। ये भी बिल्कुल बर्डन फ्री एजुकेशन के लिए ही किया गया कि देखिए जब तक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है, ठीक है, तो 6 से 14 साल में बच्चा 8 क्लास तक होगा, तो 8 क्लास तक किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा, है ना, और ना ही निष्कासित। रोका नहीं जाएगा मतलब डिटेन नहीं किया जाएगा, एक्सपेल्ड नहीं किया जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा, और ना ही कोई बोर्ड परीक्षा होगी। मैं आपको बताता हूं, जब मैं 8वीं क्लास में था
उस टाइम पर हमारे यहाँ बिहार सरकार ने 8th में बोर्ड लाया था, जो मुश्किल से 2 से 3 साल चला था, फिर बंद हो गया था, है ना? तो 8वीं कक्षा तक आपको जो है उत्तीर्ण होना यहाँ पर आवश्यक होगा, आवश्यक नहीं होगा, और इस तरह का कोई भी हम परीक्षा नहीं देंगे जिससे बच्चे को जजमेंटल हम कर दें कि ये पास कर गया, ये फेल कर गया, ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो ऐसा हमें नहीं करना है। इट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स। ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, क्योंकि कई बार आपको पूछा जाता है विकलांग बच्चों के लिए अलग से। तो विकलांग बच्चों के लिए 6 से 14 नहीं, 6 से 18 साल तक मुफ्त शिक्षा होती है। कोई बता सकते हैं क्यों? वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड अभिनय। क्यों विकलांग बच्चों को एज बढ़ाया गया? तो ये सर्वविदित है कि विकलांग बच्चे मुख्य धारा में अभी भी नहीं जुड़े हैं। पहली चीज कि वो हो सकता है कि लेट से जुड़े, या दूसरी चीज कि वो स्लो लर्नर हो सकते हैं। स्लो लर्नर इसलिए नहीं कि उनका दिमाग कमजोर है, स्लो लर्नर इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास विकलांग बच्चों के लिए बहुत सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है जो कम समय में उनको बहुत स्मार्टली आगे बढ़ा दे। तो कई बार अब कोई मान लीजिए बच्चे को दिख नहीं रहा है, तो उसको पढ़ाना थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है, और 14 साल तक अगर उन्होंने अपनी कक्षा कर भी ली तो भी आगे उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कई कारण से है कि हम विकलांग बच्चे को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करते हैं। As per the RT Act, as a teacher will given minimum 45 hours in teaching, including preparation hours in the week. इस पर आपको पिछले बार भी क्वेश्चन आया था केवीएस में, रेलवे में भी पूछा जाता है, पूछा जाएगा मतलब, क्योंकि आरटी एक्ट के अनुसार एक शिक्षक एक सप्ताह में, है ना, तैयारी सब मिला के कुल 45 घंटे की सेवा देगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 45 घंटे टीचिंग करें, हो सकता है कुछ घंटे उनको प्रिपरेशन में भी लगाना पड़े कि आप अभी लीजर पीरियड है तो आप अपने मटेरियल तैयार कर लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। तो ये आरटी एक्ट के अनुसार एक शिक्षक एक सप्ताह में 45 घंटे देगा। ओके, तो अगर हम स्पेशली डिसेबिलिटीज की बात करें तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 18 ईयर्स होगा, एंड टू प्रमोट देयर इंटीग्रेशन इनटू नॉर्मल स्कूल्स। आप लोगों को इस बात का आभास है ना कि हम लोग जो स्पेशल स्कूल है उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली उसको कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे को वहां से हटा के नॉर्मल स्कूल में दे दें। तो इसका रीजन ये होता है दोस्तों, बच्चे को एक तो मुख्य धारा में लाना, दूसरा मुख्य धारा में लाने का एक्चुअल डीप मतलब क्या है कि ना वो यूजुअल फील करे, ना वो अपने आप को स्पेशल फील ना करे, और हम भी वो फील ना करें। तो प्रॉब्लम नॉर्मल लोगों में भी है कि नॉर्मल लोग उसको विकलांग है, आपकी सिंपैथी भी अगर आ गई तो भी कहीं ना कहीं एक विकलांग के रूप में आई। ये चीज की जरूरत नहीं। मदद करने की तो मैं भी आपको मदद करता हूं, आप भी मेरी मदद करते हो। ठीक वैसे ही विकलांग बच्चों की भी जरूरत होती है, या दिव्यांग बच्चे बोलिए। तो नाम बदला गया, विकलांग को दिव्यांग बोला गया, लेकिन मैं इस चीज से, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए कई बार नाम बदलना भी अच्छा होता है, लेकिन ये ना हमारे जहन में चीजें बदलनी पड़ेगी। फिर आप दिव्यांग बोलो कि विकलांग बोलो कि लंगड़ा बोलो, अंधा बोलो, लेकिन आपके भीतर में अगर उन लोगों के लिए एक अच्छा भाव है तो फिर आप कोई भी नाम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हालांकि ये अवेयरनेस फैलाने के लिए नाम वगैरह में भी बदलाव किया गया, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश है, एंड टू फैसिलिटेट देम विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन अ सुटेबल एनवायरनमेंट। तो एक उपयुक्त वातावरण में विशेष प्रशिक्षण के साथ उन्हें सुविधा प्रदान करना, ये भी एक हमारा टारगेट है। हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए। हम उनको पूरी कोशिश क्या कर रहे हैं कि उनको जितनी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत हो। आज एक बात बताइए, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, बाकी बच्चे को समझ में आ गया, तो आपको अलग से हम बताते हैं ना। वैसे ही अगर डिसेबल्ड बच्चों को कोई एडिशनल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी तो हम उनको भी बताएंगे। तो डिफरेंस क्यों हम लोग कर रहे हैं, है ना? एक कहावत नहीं सुने थे, है ना,
मेरा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। तो भाई वो भी तो इंसान है। तो हमारे माइंड से ये चीज निकालना है। आप समझ रहे हो मेरी बात, जड़ को समझिए। सो आरटी एक्ट इंश्योर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द जनरल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। नॉर्मल बच्चों के लिए तो 6 से 14 साल के लिए होता है। एंड देयरफॉर द राइट टू एजुकेशन या राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इंश्योर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स। और डिसेबिलिटी के लिए 6 से 18 साल है, ये बात आप समझ गए। अब कुछ नीतियां जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। सो कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, द प्रेजेंट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 2020 फॉर कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस। अभी आया ना एनईपी in the education sector. After almost 3 decades, a new education policy was approved in the country, and earlier the new education policy was made in the year 1986 and it was amendment in the year of 1992. It is expected that this education policy will lay the foundation of new and all-round changes in the education sector. It is known that the world largest constitution process was organized to prepare the NEP 2020. It was constructive suggestion were sought from different section of the country. देखिए एनईपी 2020 का ड्राफ्ट बना, फिर उसको ओपन किया गया था लोगों के फीडबैक के लिए, लेकिन ये बना था 1986 को बेस मानते हुए। बहुत सारी चीजें आज भी वैसी है जो हमारे 1986 के टाइम थी, जो अच्छी चीजें थी या यूं कहिए कि रिलेवेंट थी। लेकिन काफी सारे बदलाव किए गए क्योंकि इन 34 वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2020 में नई शिक्षा नीति आई। और बाकी चीजें भी चल रही है, आरटी एक्ट सब भी अभी भी चल रहा है। और करीब 3 दशक बाद 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। 1986 में इससे पहले आई थी, उसको 1992 में संशोधन भी किया गया था। और उम्मीद की जा रही है कि नई शिक्षा नीति नवीन यानी कि आज के जरूरत के हिसाब से, सर्वांगीण यानी कि सबका जो भी बेसिक परिवर्तन है उसकी आधारशिला रखेगी। सो एनईपी 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गई थी, है ना, और देश के अलग अलग भागों से रचनात्मक सुझाव भी मांगे गए थे। तो ये सब इसलिए किया गया था दोस्तों ताकि जो स्टूडेंट है ना उनको वर्तमान समय के हिसाब से कोई प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। एक्चुअली हुआ क्या 1986 से अभी तक में, अरे कैसे होता है आपके घर में कि आपके यहाँ कोई सोफा लगा हुआ है, वो फट गया तो आपने उस पर चिप्पा चिप्पी लगा दिया, फिर उधर से जोड़ दिया, उधर से सेट कर दिया, उधर से कवर लगा दिया, एक समय आ गया कि सोफा बदलने की जरूरत पड़ गई। वैसे ही एनईपी हुई है, 1986 में आया, अब उसको और ठीक करने के लिए बीच में बहुत सारी चीजें आई, आरटी एक्ट आई, सर्व शिक्षा अभियान आया, और अलग अलग महिलाओं के लिए या गरीबों के लिए, वंचित के लिए बहुत सारे करिकुलम आए, रूल आए, महिला समख्या आए, बहुत सारी चीजें आई। लेकिन एक समय आया जब लगा कि नहीं इसको पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो अब इसको पूरा ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है क्योंकि अब चिप्पा चिप्पी से काम नहीं चलेगा। इसलिए एजुकेशन जो नई पॉलिसी है ये हर चीज को शामिल करती है। हालांकि इसका एजेंडा 2030 तक का है, लेकिन हम लोग 5 साल ऑलरेडी बिता चुके हैं और उतना रिवॉल्यूशन नहीं दिख रहा है अभी, लेकिन हम होप करते हैं कि इससे एक बड़ा रिवॉल्यूशन आए। देखिए कुछ चेंजेस तो होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी तो शुरू हो ही रही है ना, 5+3+3+4 सिस्टम, तो ये भी तो अब लग ही रहा है ना। Suggestions received and experience of various educationalists and based on the recommendation of के कस्तूरी रंगन, है ना, वो इसरो के पूर्व चीफ थे। कमिटी इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्ड ऑन द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना, इज इन लाइन विद द एजेंडा 2030, मतलब 2030 तक ये हमको करना है। ये 4 पॉइंट का मतलब बताइए मुझे आप, है ना। एजुकेशन जो है इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इस चारों का मतलब बताइए।
for sustainable development and aims to build a school suited to the need of the 21st century and to bring out the unique capabilities inherent in every student by making college education more holistic, flexible, transforming India into a vibrant knowledge based society and global superpower. सो जो सुझाव मिले ओवरऑल और जो शिक्षाविद की कमेटी रही के कस्तूरी रंगन जिन्होंने इसको बनाया था, तो उनकी सिफारिशों के आधार पर शिक्षा की आसान पहुंच, पहली बात क्या है, शिक्षा की आसान पहुंच कि सब तक शिक्षा पहुंचे। उसके बाद आता है समता, इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं इक्वलिटी और इक्विटी में डिफरेंस। इक्वलिटी सबको बराबर करना, इक्विटी उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको डील करना। अभी मैंने कैसे बोला कि विकलांग बच्चे को 6 से 18 साल की शिक्षा, तो बराबर तो नहीं हुआ नॉर्मल के, लेकिन ये डिफरेंस अच्छे के लिए किया गया। तो ये जो चीज है ये टर्म इक्विटी कहलाता है। उसके बाद आपको क्वालिटी, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज हम क्वालिटी में नहीं करेंगे, और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज भी गवर्नमेंट स्कूल के प्रति आकर्षण लोगों का तो छोड़िए, टीचर्स का खुद कम है। खुद अपने बच्चे को लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो है एफोर्डेबिलिटी, वहनीयता, यानी कि आप उसका वहन कर पाए। वहन कर पाना मतलब आपके स्कोप में हो, है ना। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपकी जवाबदेही है कि बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो। आप क्वालिटी पे काम करेंगे, आप उसको अच्छे से उसके फंडामेंटल को क्लियर करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे, अफोर्डेबल बनाएंगे, तो बच्चा आएगा, बच्चा पढ़ेगा। क्वालिटी करेंगे तो अच्छे से पढ़ेगा भी। तो आपकी जिम्मेदारी भी है, ये जवाबदेही भी है कि वो आगे बढ़े। आप जैसे आप मेरे साथ पढ़ने आए हो, तो ये मेरी जवाबदेही है कि आपको आपके साथ इक्विटी हो, आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और अफोर्डेबल हो आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं वो जवाबदेही लूं कि नहीं, आप इन चीजों को पढ़ के अच्छा करोगे, है ना। कि जब आप एग्जाम देकर आओ तो आप इस बात को मानो, चाहे आप पास हो या ना हो। आप नहीं पास हो रहे हैं, आपने केयरलेस हो गए आप, या कुछ नहीं मेहनत किया, या एग्जाम में जाके कुछ गड़बड़ करके आ गए, लेकिन आप इस बात को समझें कि नहीं यार, सर ने जो पढ़ाया, सर ने जो नोट्स दिए, उतना काफी था, है ना। तो ये जवाबदेही मेरी है कि ये चीज हम बच्चे को दें, ताकि बच्चा, मैक्सिमम बच्चा जो है उस चीज से आगे बढ़ सके। राइट, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग बताइए। हाँ, और साथ ही साथ हमारे ये 21वीं शताब्दी में हमारा जो स्कूल है, कॉलेज है, उसको समग्र बनाना है कि सबको कोई एक दूसरे से जुड़ाव रहे, सब्जेक्ट वाइज भी जुड़ाव रहे, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन और समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। एजुकेशन पावर बनना है हमें, महाशक्ति ज्ञान की, और प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमता सामने लाना है। तो 2030 तक का एजेंडा है, देखिए जितना भी कर पाए हम लोग। अब बात क्या है दोस्तों कि अभी हम बच्चे के राइट्स के बारे में पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, और आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बच्चे की अलग अलग राइट्स में कई सारी चीजें आती हैं। तो जो बेसिक हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जब हम बात करते हैं चाइल्ड राइट्स की और एजुकेशन की, तो आप देखोगे चाइल्ड राइट्स के साथ जस्ट उसके नीचे में आपको लिखा हुआ है टॉपिक में कि कैसे हम एजुकेशन पॉलिसीज को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 में जब आई थी, ये सबसे पहली थी शिक्षा नीति। अभी इसमें लिखा हुआ भी है, द फर्स्ट पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी आयोग। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, फिर जब हमारा संविधान बना, तो उसमें ये कही गई कि अब हम लोग को अपनी एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। 1964-66 में कोठारी आयोग था, और ये कोठारी आयोग सच में बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि सही पूछिए तो 1968 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, इसका बस नाम ही बदला है और कुछ चीजें चेंज हुई है, लेकिन ये कंप्लीटली कोठारी आयोग की ही सिफारिश पर था, है ना। एजुकेशन वाज डिक्लेयर्ड एज सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस।
तब कहीं जाके शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया। क्योंकि ये देखा गया कि शिक्षा के ही अभाव में सारी प्रॉब्लम हो रही है, सब प्रॉब्लम का जड़ शिक्षा का अभाव ही है। उस टाइम पर अ गोल ऑफ कंपलसरी एजुकेशन तभी आ गया था। आप सोच रहे होंगे आरटीई एक्ट 2009 के बाद ये आया कि सबको फ्री कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए, नहीं, ये शुरू से ही कि गोल ऑफ कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज 14 एंड फोकस ऑन बेटर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर। तो 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा हो और शिक्षक को भी बेहतर प्रशिक्षण मिले, क्योंकि हमको टीचर भी तो अच्छे चाहिए। आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर जब 1968 में आ गया था ये, तो फिर से आरटी एक्ट लाने की क्या जरूरत थी? ठीक वैसे ही जैसे दोबारा एनईपी लाने की जरूरत पड़ गई। जब आप बेस्ड ऑन द सिचुएशन या जो पुरानी नीतियां हैं वो काम नहीं कर पाती हैं या करंट सिचुएशन में रिलेवेंट नहीं होती, तो उस केस में नई चीजें उसके लिए लाई जाती हैं, नए प्लान, नए प्रोटोकॉल उसके लिए लाए जाते हैं। द पॉलिसी ऑल्सो इनकरेज द टीचिंग ऑफ द एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज विच वॉज कंसिडर्ड एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो आप जानते हैं कि इंडियन कल्चर का जो पूरा पास्ट है वो संस्कृत पर बेस्ड है, तो वैदिक पर बेस्ड है। तो प्राचीन संस्कृत भाषा को भी शिक्षक को प्रोत्साहित किया गया कि इसको मत छोड़िए आप, क्योंकि गुरुकुल प्रणाली में संस्कृत पर ही काम चलता था, जिसे भारत की संस्कृति और विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था। दोस्तों हम लोग जब छोटे थे तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते थे हमारे यहाँ संस्कृत के, जो एक्चुअल में संस्कृत में ही बात करते थे, या यूं कहिए कि संस्कृत में भी अच्छे से बात कर सकते थे। ऐसे शिक्षक हमारे पास थे, मैंने खुद ऐसे शिक्षकों को देखा है। अब तो चूंकि मतलब अब सिर्फ से संस्कृत जो है विषय तक है ना सीमित है, और संस्कृत सिर्फ अब आजकल के जो यूथ हैं जो, तो वो लोग संस्कृत को बहुत उन वैदिक कला की तरह नहीं देखते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक सीमित रह गया है। लेकिन वास्तव में आज भी बहुत लोग हैं जो लोग संस्कृत को बहुत बेहतर मानते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ही एक फैकल्टी हैं संस्कृत के, प्रकाश प्रजापति सर, मैं बड़ा प्रभावित हूं उनसे, पता नहीं आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते। आज के दौर में भी, नए जनरेशन में भी उनका व्यक्तित्व बहुत वैदिक है, और संस्कृत वो पढ़ाते हैं और वो बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आप को उस काबिल बनाया है। मतलब उनसे मैं कई बार मिला हूं, उनका विचार, उनका सोच, उनका जीवन इससे प्रभावित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सीडीपी पढ़ाता हूं जी, काशी से हैं, वाराणसी से, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो सब फैकल्टी मित्र हैं, मतलब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बस। जैसे मैं सीडीपी पढ़ाता हूँ तो मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट को फील करना पड़ेगा। ऐसे ही संस्कृत में, जैसे मैंने कहा, अभी भी कुछ लोग हैं जो लोग संस्कृत में जीते हैं, संस्कृत को समझते हैं, संस्कृत को महसूस करते हैं, तो इसे भी एक अनिवार्य हिस्सा माना गया। A target was set to spend 6% of the यूनियन बजट ऑन एजुकेशन। शिक्षा पर केंद्रीय बजट 6% व्यय करने का लक्ष्य रखा गया। A call was made to implement the त्रिभाषा सूत्र at the secondary level। हाँ, तो माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र जो है ना, वो लागू करने का आह्वान किया गया। त्रिभाषा सूत्र से तो आप लोग वाकिफ भी होंगे कि आपकी जो अपनी लैंग्वेज है, मातृभाषा, वो आपकी पहली होगी, इंग्लिश आपकी दूसरी होगी, और तीसरी भाषा में अगर आपकी पहली भाषा हिंदी थी तो तीसरी भाषा कोई साउथ की लैंग्वेज या मॉडर्न लैंग्वेज सीख लीजिए। लेकिन इन केस आपकी पहली भाषा कोई लोकल थी, जैसे बंगाली है या उड़िया है या कन्नड़ा है, तो आप तीसरी भाषा हिंदी सीख लीजिए, ताकि हिंदी और इंग्लिश पूरे इंडिया में कॉमन हो जाए। हेलो पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अप्रिसिएशन के लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपके इस अप्रिसिएशन के लिए। ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। आप लोग जब एग्ज़ाम सेलेक्ट होके आते हैं और अपने आगे के लिए तैयारी करते हैं, और उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि सर मेरी मदद कर सकते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं। मेरे लिए नए बच्चों को पढ़ाना जितना उत्साह है, उससे जब कल मैं ये बात बिहार स्टेट की क्लास में भी बोला था, बच्चे ने कहा कि सर स्टेट का पेपर 1 हमने आपसे क्लियर किया था, पेपर 2 के लिए आप आए। ये शिक्षक की बहुत बड़ी कमाई है।
और कुछ लोगों ने कहा कि सर मैं क्लियर नहीं कर पाया तो भी मैं आपके पास आया हूं। ये जो विश्वास है ना, ये मेरी जिम्मेदारी को बढ़ाता है और मैं इस पर आप लोगों के लिए इसके साथ एकदम पूरे त्याग की भावना से हूं आपके एग्जाम तक, इसमें कोई दो मत नहीं। और ये शुरू से ही मुझे इसकी क्लैरिटी रही। बहुत धन्यवाद। तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में आप लोग समझते हैं कि कैसे हम बेसिकली बच्चे को हर लैंग्वेज को, अच्छा त्रिभाषा सूत्र एनईपी 2020 में भी है, तो आज ही नहीं आई। एनईपी 2020 1968 से, त्रिभाषा सूत्र 1968 से ही है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि एनईपी 2020 में बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें बेस्ड हैं प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी पर। उसके बाद आई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब ये दूसरी थी, पहली 1968 वाली जो कोठारी आयोग पर थी, फिर 1986 में लगा कि नहीं यार बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू lay special emphasis on eliminating inequalities and equalizing educational opportunities, especially for Indian women, है ना, ST and SC communities. This policy launched Operation Blackboard, ये आपने सुना होगा, to improve the primary school. इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करके विशेष रूप से भारतीय महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति समुदाय के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर जोर देना था। इस नीति ने प्राथमिक स्कूल को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बहुत लोग सोचते हैं कि ब्लैक बोर्ड लगाने के लिए किया गया, नहीं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन के सुधार के लिए कहा गया था। बस नाम, अभी कैसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दे दिया गया, तो ऐसा थोड़ी सबको जाकर सिंदूर लगा रहे थे, वो एक नाम दिया गया किसी थीम की वजह से। वैसे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक थीम था जिसके अंदर प्राइमरी स्कूल की सभी व्यवस्था को जो है ठीक करने की बात की गई थी। सभी चीजें, स्कूल की सब भौतिक, स्कूल की सामाजिक, स्कूल का वातावरण, स्कूल का एडमिशन, ड्रॉप आउट दर, हर चीज था उसमें। And this policy expanded the Open University system with इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, उसी का फुल फॉर्म है, देखिए इग्नू। तो और डिस्टेंस एजुकेशन भी शुरू से है, और उसके बाद काफी सारे आए, NIS आए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी का भी प्रणाली हुआ। ये क्यों आया? अभी ना मुझे ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं कि इग्नू से या NIS से या डिस्टेंस से कौन पढ़ता है? एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, डिस्टेंस से करके पूरा कर लो, है ना। लेकिन वास्तव में ये किसके लिए है? ये ऐसे लोगों के लिए है जो स्कूल जा ही नहीं पाते, जो मेन स्ट्रीम की पढ़ाई कर ही नहीं पाते, है ना, है ना। बताया बेटा, अभी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो बताया पीछे। तो ये पढ़ाई कर ही नहीं पाते, तो इसलिए इस कंडीशन में हमको ओपन स्कूलिंग उनको भेजना चाहिए, क्योंकि या तो वो ओपन स्कूल करेंगे या तो नहीं करेंगे। सो द पॉलिसी कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी टू प्रमोट ग्रास रूट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया। अब क्या हुआ, ग्रामीण लेवल पर, जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना था, है ना। तो महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ये ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया। क्योंकि देखिए, दुखती नब्ज को पकड़ोगे तो फिर समझ पाओगे कि आगे क्या करना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी प्रॉब्लम थी, आर्थिक प्रॉब्लम भी थी, सामाजिक प्रॉब्लम भी थी। तो इसको बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ये विश्वविद्यालय तैयार किया गया। फिर 1986 के जो हमारी नीति थी उसको 1992 में संशोधित भी किया गया। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट टू द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 was conduct a common entrance examination on all India based on admission to professional and technical program in the country. So राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन का उद्देश्य देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर
एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था, एक बेसिक प्रवेश परीक्षा आयोजित करना था। ये संशोधन किया गया है ना, ताकि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो। एंड अब क्योंकि हमें टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ना था उस टाइम पर, फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग, ये हम लोगों ने भी, मैंने भी यही वाली डिग्री की है, एन आर्किटेक्ट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट कंडक्ट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको IIT JEE बोलते हैं, आज भी होता है, और AIEEE यानी कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट स्टेट लेवल, SLEEE स्टेट लेवल। ये किया गया। आज भी हर स्टेट के अपने एग्जाम, ज्वाइंट एग्जाम्स होते हैं, IIT होता है और आपका AIEEE होता है। AIEEE अब शायद नहीं होता है, IIT से ही जो NITs वगैरह होते हैं, जिसके AIEEE से पहले NIT में एडमिशन होता था, है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, और IIT को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब IIT के रैंक से ही NIT सब में भी एडमिशन होता है। तो ये सभी एग्जाम मैंने दिया है ना, तो जी, तो इसलिए ये है आपको BHU BSc के लिए एंट्रेंस होता है। बिल्कुल CUET एक एग्जाम होता है, अभी अभी मैं भी उसमें पढ़ा रहा हूँ, CUET में, टेक्स्ट बुक में। तो उसको बोलते हैं, है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। उसी के थ्रू आपको BHU या DU या आपका JNU, जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, सैकड़ों यूनिवर्सिटी हैं, उनमें एडमिशन होता है ना। तो मेरी वाइफ खुद BHU से पढ़ी हुई है, इंग्लिश ऑनर्स। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम रहा है वो 1986 के बाद बहुत बदला है, और आज भी बदल रहा है, लेकिन 1986 के बाद, क्योंकि हमने जो पढ़ाई की है वो 1986 के मॉडल पे ही की। सो इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिड्यूसिंग द फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसने प्रवेश परीक्षा की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावक का शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्या को हल करना। तो ये जो हमारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसकी बहुलता के कारण बच्चे को और अभिभावक को फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकल बोझ को कम करने की समस्या का हल करना। साथ ही साथ, व्हाई इज देयर अ नीड फॉर चेंज इन एजुकेशन पॉलिसी? तो शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों होती है? So there was a need to change in the existing education system to meet the need of the knowledge-based economy in the changing global scenario. क्यों आवश्यकता है? इसलिए क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। There was a need for a new education policy to enhance the quality of education, promote innovation and research. शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है, कुछ नया करना है। अच्छा, आप 70s की मूवी देखिए, 80s की मूवी देखिए, उसमें भी कहता है कि आज के जमाने में ऐसा कौन सोचता है, आज के बदलते हुए जमाने। तो हर टाइम पर यह बदलाव हुआ है, हर टाइम पर नए जमाने को डिफाइन किया गया है। आज आप मॉडर्न हैं, आपको 90s के दशक के समय पुराना लगता है, लेकिन जब 90s में हम थे, है ना, तो उस टाइम पर हमें वो कैसा लगता था? वो नया लगता था। अरे इतना बदल गया, रेडियो आ गया, टीवी आ गया, लाइन आ गई। हमारे घर में जब पहली बार लाइन आई थी, हमारे यहाँ थोड़ा लेट से आई थी, तो बल्ब जल रहा है, मतलब गजब का माहौल था। तो वो भी तो इनोवेशन था। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति एजुकेशन में आते रहती है। एंड टू इंश्योर, है ना, global reach of the Indian education system, there was a need for changes in education policy to adopt global standard of education. So भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा के वैश्विक मानक को अपनाने के लिए इसकी परिवर्तन, मतलब कि आपको बदलते दुनिया के साथ भी तो सस्टेन करना है, नहीं तो भारत ही पीछे हो जाएगा। आज अगर हम डिजिटल एजुकेशन को नहीं एक्सेप्ट करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो साथ ही साथ रिलेटेड चैलेंजेस क्या था? एक्सपेंसिव एजुकेशन। आज तो एक्सपेंस की आप बात ही मत करिए।
जितने पैसे में मैंने 10th तक पढ़ाई कर ली, उसका डबल यहां पे जो प्ले स्कूल है वो मेरी बेटी के लिए 1 साल के लिए मांग रहा है। सोच लीजिए, मेरे स्कूल का फीस था 80 रुपया महीना, ठीक है, इनके स्कूल का फीस है 10,000 रुपया महीना। ये समय बदला है, लेकिन ये बहुत महंगी अभी भी हो गई। So the new education policy has paved the way for the entry of foreign universities. Various educationalists believe that the entry of foreign universities is likely to make the Indian education system expensive. As the result, it will become challenging for lower class students to get higher education. अब चुनौतियां तो हमेशा से रही है ना। तो नई शिक्षा नीति में विदेश विश्वविद्यालय के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया। विभिन्न शिक्षाविद का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी हुई और यह महंगी होने की संभावना बढ़ी रही है। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के बच्चे के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो कोई भी चीजें आती हैं तो वो चैलेंज लेकर आती है। उसके बाद क्या हुआ, चैलेंजेस क्या क्या देखे, माइग्रेशन ऑफ टीचर। With the entry of foreign universities, skilled teacher from India can also migrate to teach in the university. So, विदेशी विश्वविद्यालय के प्रवेश से भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वविद्यालय में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं, शिक्षक का पलायन हो जाता है। उसके बाद है कि कल्चराइजेशन या संस्कृतिकरण ऑफ एजुकेशन। सो साउथ इंडिया स्टेट है ना एलिक दैट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कल्चराइज एजुकेशन थ्रू द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, है ना। सो शिक्षा का संस्कृतिकरण जो है दक्षिण भारतीय राज्य का यह आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा जो है ना, कि अगर बात करते हैं तो शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। तो एक्चुअली आपको पता होगा ये चीज कि दक्षिण भारत जो है वो अभी भी ज्यादा कल्चर्ड है ना। नॉर्थ इंडिया में हम लोग बहुत हवा में रहने लगे हैं, लेकिन साउथ में, क्योंकि मैं खुद साउथ में रहता हूँ और लगभग 12-13-15 साल से हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ पे अभी भी लोग ज्यादा, मतलब अभी भी आपको हर दिन सुबह में घर के सामने लोग अर्पण देते, वो बनाते, कल्चर जो वो बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, रंगोली बनाते, या मतलब ये दिखते जाएंगे। हर थोड़ी दूर पर आपको मंदिर दिखेगा या जो भी है, जो भी कल्चर से हैं। मैं हैदराबाद में हूं तो यहाँ पे मस्जिद भी आपको दिखेंगे और बड़ा अच्छे से दिखेंगे। तो इसलिए दक्षिण भारत के राज्य का ये आरोप है कि, है ना, इस संस्कृतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसमें कई सारी चीजें हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव में भी। उसके बाद है डिसरिगार्ड ऑफ पार्लियामेंट। क्या क्या चीजें उसके आलोचना हो रही है वो देखिए, है ना। सो द अपोजिशन, है ना, एलेक्स that the procedure of parliament was violated in giving permission to the policy which decide the condition and direction of Indian education earlier. The National Education Policy 1986 was also implemented by the parliament. तो विपक्ष का आरोप है कि भारतीय शिक्षा की दिशा और दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी। तो बहुत सारी चीजें हो रही कि जो अनुमति थी उसका अवहेलना हुआ, ऐसी चीजें। उसके बाद एक बड़े चैलेंजेज आई। देखिए, इम्प्लीमेंट इतना आसान से नहीं होता है ना। सो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एट प्रेजेंट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ skilled teacher in the field of elementary education. Hence, there are practical problem in the implementation of the arrangement made for elementary education under the NEP 2020. अभी मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। आप लोग सेंट्रल स्कूल में टीचर बनोगे तो नो डाउट सेंट्रल स्कूल आपको तब तक टीचर नहीं बनाएगा जब तक आप उसके काबिल नहीं हो जाओगे, निश्चिंत रहना, चाहे वो रेलवे हो, KVS हो, या कोई भी सेंट्रल स्कूल। लेकिन ये जो कह रहा है ना कि कुशल शिक्षकों का अभाव है, आप चूंकि आपके अगेंस्ट बात यह है तो आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन आप मेरी बात पर अपनी टिप्पणी जरूर करिएगा कमेंट में। सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज की जनरेशन में भी हम कह रहे हैं कि बहुत मॉडर्नाइज हो गया है चीजें, लेकिन जिनको टीचर बनना है उनकी
इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहली प्रायोरिटी है कि अपनी नौकरी लगना। यही चाहते हो आप, राइट? लेकिन सरकार की ये प्रायोरिटी है ही नहीं, और वास्तव में देखिए कि ये किसी के लिए ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आप टीचर बन जाएं ये जरूरी नहीं, एक अच्छा टीचर विद्यालय में आए ये प्रायोरिटी। तो पहले मैं एक अच्छे टीचर के लायक बनूं, फिर मैं टीचर बनूं। हम ना डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं, अरे यार एग्जाम निकल जाए, मेरा नौकरी लग जाए। ये कड़वी बात है, लेकिन आप ऐसा चाहते हो, यही चाहते हो, अभी क्यों पढ़ाई कर रहे हो? आगे एग्जाम है, एग्जाम डेट, अभी एक बच्चा एग्जाम डेट भी पूछ रहा था, एग्जाम देंगे नौकरी लगेगी, अपना काम खत्म। लेकिन सेंट्रल स्कूल्स में तो आपको ऐसे नौकरी लगेगी भी नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि कुशल शिक्षकों का अभाव। कल मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था कि सर केवीएस में इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, इंग्लिश बोलना जरूरी है क्या? मेरा जवाब यह है, नहीं, क्या होता है वो तो मैंने बता दिया कि ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत शेक्सपियर होइए, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना ही चाहिए। लेकिन मैं आपसे खुद पूछता हूं, जो बच्चा मेरे से ये बात पूछा था उससे मैं पूछता हूं, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो स्कूल में, है? आप वहां पे देखते हो कि आप अपने बच्चे को करंट ग्लोबल सिचुएशन के हिसाब से आप हिंदी भी सिखाते हो, इंग्लिश भी सिखाते हो, आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत बड़ा बने। लेकिन आप एक ऐसे विद्यालय में जाते हो जहां पर सब ठेठ में बात कर रहा है, ठेठ लैंग्वेज, और बहुत मैनर्स नहीं है, और बहुत चीजें, और इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बेसिक चीज भी नहीं कर पाते हैं। या आप स्कूल में ज्वाइन करने के बाद आपको पता चला कि इसका जो ये टीचर है ना, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये मैथ टीचर के साथ या हिंदी टीचर के साथ। आप कंफर्ट फील करोगे ऐसे टीचर के सामने अपने बच्चे को देने के लिए? टेल मी। या वेरी गुड, एक्सेलेंट पांडे, आप कभी कंफर्ट फील करोगे? बताइए, नहीं करोगे। तो कहते अपने दिल से समझो पढ़ाए दिल का हाल। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अभी आप देखिए बिहार में भी लाखों में बहाली हुई है ना? और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज एक बात बताइए, अब जैसे मैं पूरा त्याग से लगा रहता हूं पढ़ाने में, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं जिस दिन मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ाने से, सिर्फ पैसे कमाने के लिए मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे और बहुत कुछ आती है, फिर मैं वो काम करूंगा। मैंने 10 साल आईटी में एज ए मैनेजर काम किया, मैं वहां काम करूंगा, क्योंकि वहां पे ना मैं किसी की जिंदगी नहीं खराब करूंगा। अगर सिर्फ पैसे कमाना है तो आप कोई दुकान खोल लीजिए, इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। आप कोई प्रोडक्ट खराब कर दीजिए, आप कोई चीज खराब कर दीजिए, आप पूरे जनरेशन को खराब कर देंगे। आप आधे से अधिक लोग क्यों टीचर बनना चाहते हैं? कड़वी सच्चाई। फीमेल को लोग बोलते हैं लड़की है बीएड करा दो, लड़की के लिए अच्छा रहता है। टीचिंग बहुत सेफ जॉब है, टीचिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं है, रेस्पेक्टेड जॉब है। रेस्पेक्ट वाला तो चलिए बात फिर भी समझ में आता है, लेकिन टीचिंग हो जाता है, बहुत वैकेंसी है, निकल जाता है, एक बार हो जाएगा तो निश्चिंत हो जाएंगे। ये सब रीजन से टीचर बनिए ही मत। क्यों? क्योंकि एनईपी 2020 भी इसी प्रॉब्लम में जूझ रहा है। मैं आपको बताऊं, 2-2.5 लाख बहाली बिहार में हो गए, 1.5-2 लाख लगभग। लेकिन मैं बिहार से हूं, उस 1.5 लाख में मैं विश करता हूं वैसे, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता है कि कितने लोग सच में उस पोजीशन को डिजर्व कर रहे थे, जो आके एजुकेशन सिस्टम की तस्वीर बदल देंगे। ऐसे लोग कितने परसेंटेज है मुझे नहीं पता। हर व्यक्ति, चाहे वो स्ट्राइक कर रहा हो, नौकरी ले रहा हो, कटअप में आने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी चाह रहा है। नौकरी लगी, फेसबुक पे डाला, वाह मेरी नौकरी लग गई। आपके पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आप अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। तो इसलिए ये चीज है। आपका पूरा नाम क्या है पांडे जी? आप मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट लग रहे हैं। तो ये चीज है, तो इससे हमें इस बात को अच्छे से समझना है और इस चीज को करना है। आज के क्लास के साथ भी
आज के रिलेवेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, प्लीज कल की तरह ही बनाइएगा। और अब चूंकि नेक्स्ट वीक ये बैच एंड होने वाली है, क्योंकि बस एक लास्ट पॉइंट बचा है, स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो 2 दिन पढ़ाऊंगा उसको भी। तो आप ना पूरी कोशिश करिएगा कि एकदम बेसिक लेवल से, शुरुआती से, मतलब सर ने पढ़ा दिया जो नहीं, शुरुआत से एक एक क्लास को आपको देखना है, अच्छे से देखना है और उसको अच्छे से तैयार करना है। और आप डेली 8 बजे आइए, एक क्लास निकालिए, है ना, और उसको बिल्कुल रियल क्लास की तरह देखिए। दूसरा तरीका, अगर आपका पढ़ा हुआ है, आपको लगता है कि जरूरत नहीं है, तो भी आइए डेली 8 बजे, वीडियो खोलिए, आप दीपक हिमांशु बन जाइए, है ना। तब क्या होगा, आप जो है अच्छे से कहीं ना कहीं चीजों को समझ पाओगे और अच्छे से चीजों को कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर, आप लोगों ने सही दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोई एक क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेश्चन बनाना। कभी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी मिल जाए तो उसको बनाना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के थ्रू कई चीजें समझ में आती हैं। तो आज हम लोगों ने 1968 की, 86 की, और हालांकि एनईपी पर तो हमने काफी सारी क्लासेस की थी, लेकिन आज फिर से उसको एक तरह से रिवाइज किया है, बिकॉज चाइल्ड एजुकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चीजें जो है वो जरूरी है। अल्टीमेटली हमें चीजों को समझना जरूरी है ताकि बच्चे को हम आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, आप सब लोगों के मोटिवेशन के लिए, और खूब अच्छे से मेहनत करिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। जय हिंद।